ठीक है, चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू करने जा रहे हैं और रिवीजन सेशन है तो थोड़ा तेज होगा, ये पहले बता देना है। और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी अच्छे खासे हैं, 50-60 क्वेश्चन तो हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले चैप्टर के नाम में ही एक पॉइंट है। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे जा रहे हैं और तेजी से खत्म करेंगे। तो देखिए, एक फ्लावर में 4 वर्ड होते हैं। वर्ड्स कितने होते हैं? 4, जिन्हें हम फ्लोरल वर्ड्स कहते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और राइनोशियम, ये वर्ड्स हैं। अब इनकी यूनिट्स की बात करिए। यूनिट्स में कैलिक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की पेटल, एंड्रोशियम की स्टेमन और राइनोशियम की कार्पेट या पिस्टिल। सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, पूरा नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, आपके ये दोनों, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, और ये दोनों एसेसरी रिप्रोडक्टिव वर्ड्स यानी एसेसरी है। अगर कहा जाए कि कैलिक्स का काम क्या है, तो ये प्रोटेक्शन करता है। अगर कोरोला का काम पूछा जाए ये क्या करता है, तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तीसरा ये आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल। अब हम लोग आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, यानी एक स्टेमन की बात कर लेते हैं। स्टेमन, एक स्टेमन की अगर बात करी जाए तो ये एक स्टेमन बना होता है 2 चीजों से मिलके। इसमें ये होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। और ये जो एंथर है ना, इसमें ये फिलामेंट अगर देखें तो आगे की तरफ जा रहा है, इसे कनेक्टिव कहते हैं। जो इसमें बीच में रहता है इसे हम क्या कहते हैं कि फिलामेंट को ही कनेक्टिव कहते हैं। इस एंथर को अगर हम देखें तो 2 चीजें मिल रही हैं, इसमें 2 लोब्स मिल रहे हैं, तो इसे कहते हैं डाइथीकस। और हर एक लोब के अंदर स्पोरेंजिया मिलती है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 4 मिली, हर एक के अंदर 2, हर एक के अंदर 2, तो डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट या बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हो जाती है। और एक स्पोरेंजिया का अगर डायग्राम देखा जाए तो कुछ इस तरीके से इसको काटा गया है। ऊपर वाली एपिडर्मिस, नीचे वाली ठीक, ये 4 स्पोरेंजिया होगा। ये एक लोब यहां से दिख रहा है, बीच में आपको ये क्या मिलेगा? कनेक्टिव मिल जाएगा। ठीक, इसमें ये स्पोरेंजिया 4 जो होती हैं उनकी लेयर्स होती हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो हम एक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सबसे बाहर की तरफ जो होती है इसमें एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीसियम आती है, फिर आती है मिडिल लेयर और लास्ट होती है टेपिडम। और इसके अंदर छोटे छोटे होते हैं पॉलिन, जो कि पहले स्पोरोजेनस टिश्यू की फॉर्म में होंगे। और यही स्पोरोजेनस टिश्यू पॉलिन मदर सेल बनाएगा। ये इन्हीं को ही हम कहते हैं कि पॉलिन मदर सेल। ठीक है, और ये पॉलिन मदर सेल्स में क्या होगी? मियोसिस होगी। और मियोसिस के बाद क्या बन जाएंगे? ये पॉलन टेट्राड बना देंगे। और ये पॉलन टेट्राड कई तरीके का हो सकता है, लीनियर हो सकता है, डेक्यूसेट होता है, अलग अलग शेप्स का हो सकता है। ठीक है, हाँ, आइसोबाइलेटरल हो सकता है। तो ये इनके 5 तरीके। और जो एक फ्लावर है जिसके अंदर ये सारे तरीके के मिलते हैं, जो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो अब ये कैसे बनता है हमने आपको बता दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी एक पॉलन ग्रेन बन गया, 4 बन गए, पॉलन ग्रेन टेट्राड बन गया। चिपके होंगे, चिपके हटाने के लिए इसमें कैलेज एंजाइम इसको जो है वो हटा देगा। एक पॉलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो उसमें पहले तो एक न्यूक्लियस है और आसपास इसके जो कवरिंग है वो एक्साइन कहला रही है, और अंदर वाली कवरिंग को इंटाइन कहते हैं। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है। वेरी गुड। और स्पोरोपोलिन क्या करता है? ये इसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, पीएच, नेचुरल कंडीशन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ये फॉसिल्स बनाने में हेल्प करेगा, माइक्रो फॉसिल्स बनते हैं इसी से। इसके बाद इसमें कुछ ऐसी जगहें होती है जहां स्पोरोपोलिन पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। एक पॉलन ग्रेन में कितने जर्म पोर हो सकते हैं? 3, एक में मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसका न्यूक्लियस एक कोने में जाता है और वहां जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होगा तो एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल में बदल जाएगा। बड़ी सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल को कहते हैं जनरेटिव सेल। ठीक, वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाएगी और जनरेटिव सेल आगे डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बनाएगी।
और 2 स्टेज और 3 स्टेज 60% स्पीशीज में Two टू सेल two स्टेज के cells. ऊपर पॉलिनेशन हो जाता है, यानी पॉलन ग्रेन यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से ये रप्चर होगी स्पोरेंजिया, और इससे निकल के पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे 2 सेल स्टेज पे। लेकिन जो बची हुई 40% स्पीशीज है उसमें 3 सेल स्टेज पे होगा, जिसमें 2 मेल गैमीट होंगे और 2 मेल गैमीट होगा और एक वेजिटेटिव सेल। इंग्लैंड पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। फीमेल ठीक गैमेट नहीं है, होगी? हाँ, एक्साइन जो है वो बनी होती है स्पोर पॉलन की, इंटाइन बनी होती है Cellular पैक्टोसेलुलोज की, पैक्टिन और सेलुलोज की। यस, क्या बोल रहे हो? फीमेल फीमेल गैमेट नहीं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, इसलिए मेल गैमेट की बात होगी। और ये जो पॉलन ग्रेन बना है इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर, और ये फर्स्ट गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। अगर मेल गैमेटोफाइट पूछा जाए तो मेल गैमेटोफाइट क्या है? माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर है, और माइक्रोस्पोर को ही हम क्या कह देते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल नहीं, माइक्रो एंडोस्पर्म, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। मेगास्पोर है, मेगास्पोर। ठीक है, जैसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं हाँ। उसी के अंदर मिलता है। तो एम्ब्रियो सैक होता है फीमेल गैमेटोफाइट, याद रखिएगा, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन। क्लियर? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड वाला जो होता है। हाँ हाँ हाँ, अभी उसके ऊपर आ रहे हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत तेजी से आएंगे। क्या फॉर्मेशन ऑफ वो नहीं होता है आर्च स्पोरियल सेल वाला हो रहा है। वो हटा, वो तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड चले गए ना। अच्छा वो आप हमारे फुल लेंथ लेक्चर लीजिए तब आपको मिलेगा उसमें। यहाँ पे आप रिवीजन सेशन है, रिवीजन सेशन में यही मिलेगा। यहाँ पे आपका ये थैलेमस हो गया, इसे थैलेमस या टोरस कहते हैं। इसके ऊपर ये ओवरी लगी होती है, ओवरी के ऊपर ये ट्यूब है, स्टाइल लगती है, और ये स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, इसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन का। इस टाइप में पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ जाएगी, और ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर एक ओव्यूल लगा होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। और ओव्यूल के अंदर यहां पे एम्ब्रियो सैक होता है, और इसके आसपास जितनी भी सेल्स हैं वो सब इसका क्या है? न्यूसेलस पार्ट है। आप देखिए कि ये 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं, 2 इंटेग्यूमेंट हैं आउटर इनर। जी, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर, बाहर वाला आउटर और अंदर वाला इनर। ये इंटेग्यूमेंट जब एक दूसरे को मिल नहीं पाते थे, कि यहाँ पे आ रहा है पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं, माइक्रोपाइल। वो पतला सा छेद रह जाता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके अपोजिट चैलेंज है जी, और पीछे वाला जो इसका ऑपोजिट एंड यहाँ वाला चैलेंजा बन जाता है। इसी को हम बड़ा कर दे रहे हैं, इसी में देख लीजिए सारी बातें, ठीक है। माइक्रोपाइल और चैलेंजा, ठीक, ये हो गया। अब हम यहाँ पे ये सारी हो गई न्यूसेलस की सेल्स। ये सारी सेल्स कौन सी हो गई? न्यूसेलस की सेल्स हो गई। ये पूरा न्यूसेलस भरा हुआ है, ठीक। ये जिस पॉइंट से ओव्यूल चिपका हुआ है ओवरी से, उस पॉइंट को क्या कह देते हैं? फ्यूनिकल नहीं, प्लासेंटा। प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के लगने के जो प्रोसेस है उसे कह देते हैं प्लेसेंटेशन। मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, फ्री सेंटर और बेसल, ये प्लेसेंटेशन होते हैं। ये 11th क्लास में पढ़ा था। इसके बाद जो ये एक ट्यूब जा रही है ऊपर, जो इसको जोड़ रही है उसे कह देते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ही कहते हैं ना। जो बीच में जो और ये फ्यूनिकल जहां से कनेक्ट करती है ओव्यूल से, उसे कह देते हैं हाइलम या हेलम, कोई भी कह दो, जो भी कहना कह दो, ठीक। अगर यही फ्यूनिकल आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाए तो ये थर्ड इंटेग्यूमेंट की तरह वर्क करेगा, और ये एरिल बनाता है। लीची में यही एरिल बनाता है, थर्ड इंटेग्यूमेंट। ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो लीची में जो एरिल होता है ना, ये क्या है? ये थर्ड इंटेग्यूमेंट है। थर्ड इंटेग्यूमेंट है जो कि फ्लैशी हो गया है, और यही क्या है? फ्यूनिकल ही आगे की तरफ थर्ड इंटेग्यूमेंट की तरह वर्क करेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें? अब बात आती है ये अंदर वाले इस गोले की, इसको हम दूसरे रंग से रख देते हैं। ये जो गोला है ना, इसकी बात आती है। इसमें हमारी जो सेल्स हैं, ये 3 जो चैलेंजा की तरफ वाली सेल है, इन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंटीपोडल सेल कह देते हैं। नीचे 2 जो नीचे 2 सेल हैं, इन्हें हम सिनर्जिड्स कह देते हैं। वाला एक्सेल हो गया जी, और बीच में आपकी हो गई एग सेल। तो इसमें फिलीफॉर्म apparatus भी तो हाँ, सिनर्जिड्स में ही फिलीफॉर्म apparatus होते हैं।
सर पोलर सेल और यहाँ बीच में ये एक सेल होती है जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं, और इसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ये किसमें सेंट्रल सेल है। तो कुल मिलाकर कितनी सेल हो गई? 3 ऊपर, 3 नीचे, 1 बीच में, फिलीफॉर्म 3 और यहाँ 1 हो गया। फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिट्स में लगा होता है बेटा, वो नीचे वो ठीक है, वो केमिकल रिलीज करता है ताकि पॉलन ट्यूब ऊपर से इसकी तरफ आ जाए, गाइड द पॉलन ट्यूब। जी, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अब 3 3 6 और 1 7 7 सेल है। टोटल न्यूक्लियस कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। पॉलन ट्यूब क्या बनाता है? वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। पॉलन ट्यूब बनती कहाँ होगी? वेजिटेटिव सेल से, ठीक है, अभी बताया आपको। ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और यही फीमेल गैमेटोफाइट है। आइए देख ले जल्दी से कि एम्ब्रियो सैक बनता कैसे। हाँ, एम्ब्रियो सैक एनसीईआरटी में है। देखिए, जो ओवरी होती है, पहले ओवरी के अंदर कुछ नहीं होता है, एक सेल होती है, और इस एक सेल से 2 सेल में ये डिवाइड होती है, पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। और जो इसकी स्पोरोजिनस सेल है उसे हम मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी कहते हैं। और इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होती है? मियोसिस होती है। और एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं। उसमें 3 डिग्रेड हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाते हैं। ये जो माइक्रोपाइल की तरफ वाला एक मेगा स्पोर है, 3 ये डीजनरेट हो जाते हैं। एक फंक्शनल बच्चा तो नहीं था, और ये वाला बचा फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक है। और फंक्शनल मेगा स्पोर में आगे माइटोसिस होगी, 1 से 2 2 से 3। और ये माइटोसिस कैसी है जरा देख लीजिए, फ्री न्यूक्लियर टाइप की है, फ्री न्यूक्लियर, यानी इसमें कोई न्यूक्लियर जो है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रहा, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो अब हम माइटोसिस करा रहे हैं। देखिए, कंसेक्यूटिव 3 माइटोसिस होंगी, हम 3 माइटोसिस यहां कराने जा रहे हैं। 1 से 2 बन गए, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसके अंदर 1 न्यूक्लियस होगा, इसमें माइटोसिस होगी 2 न्यूक्लियस, फिर एक और माइटोसिस ऐसे ही होगी, तो 2 से इधर 2 और 2 इधर हो गए, फिर एक और माइटोसिस होगी तो क्या हो जाएगा? 8। समझ में आई बात या नहीं? 8 न्यूक्लियस हो गए। अब रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये रीअरेंज हो जाएंगे एक दूसरे को, आसपास सेल बन जाएंगी, साइटोप्लाज्म ने घेर लिया, 3 नीचे 2 बीच में, और 2 न्यूक्लियस बीच में आ गए, इसको एक सेल घेर लेगी, बन गया हमारा एम्ब्रियो सैक। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। इसके पास ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसे कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। यस, यही मेगास्पोर होता है। यही इसी में, हाँ, यही मेगा स्पोर तो ये हो गया ना, मेगा स्पोर ये हो गया। हाँ, ये मेगा स्पोर एन होगा, हेप्लॉइड होगा। यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल 2n होगी, याद रखिए। और इसका ये जो पूरा एम्ब्रियो सेक, देखिए गैमेटोफाइट फेज का मतलब है हेप्लॉइड होना, इसकी सारी सेल हेप्लॉइड होंगी, यानी चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये सब हेप्लॉइड है। अरे सर, यहाँ पे तो पोलर न्यूक्लियाई में तो 2 न्यूक्लियस है, आप कह रहे हैं हेप्लॉइड है। वो n+n, ये n+n की कंडीशन में है, आप ये समझ लीजिएगा। यहाँ 2n नहीं कहेंगे इसे, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं एक दूसरे से। क्लियर हो गई बात हमारी? चलिए, यहां हम लोगों ने पूरी बात कर ली माइटोसिस मियोसिस की सारी, और कैसे ये बनता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं इसे, मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्योंकि हमें यहाँ पे मेगा स्पोर बन गया। अब बात करते हैं आगे की कि अब क्या होगा। अब आता है टर्म हमारा पॉलिनेशन का, ठीक है। अब हम लोग कहां पहुंच गए? पॉलिनेशन पे। सारी चीजें हो गई ना, अब पॉलिनेशन पे पहुंचेंगे सर। और हाँ, ये वाला जो टॉपिक है, सीड वगैरह जो स्टैंड के 2-3 टॉपिक हैं, हाँ, ये थोड़ा सही से डिटेल में पढ़ाएंगे, आप चिंता करें, पहले पॉलिनेशन करा लें, हम पढ़ाएंगे सब, आप बीच में पूछते रहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ में समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछिए, हम 4 बार बताएंगे, लेकिन स्पीड में चलेगा। यहाँ 3 तरीके के पॉलिनेशन हो सकते हैं, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी।
ऑटोगैमी का मतलब होता है एक ही फ्लावर है, इस फ्लावर से इसी फ्लावर के ऊपर अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है। वैसे पॉलिनेशन होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब एंथर और स्टिग्मा की बात आ रही है। हमने ये नहीं कहा कि एक ही प्लांट का एंथर है, एक ही फ्लावर का एंथर है या किसी दूसरे का। अब यही क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। दो तरीके का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। 12th क्लास में ये तीन पार्ट में बट गया, जीटोनोगैमी, जीनोगैमी और ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है एक ही फ्लावर था, उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा के ऊपर ये पॉलन ग्रेन आ गया। जीटोनोगैमी का मतलब होता है एक ही प्लांट में दो फ्लावर हैं, एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा पे चला गया, एक ही प्लांट के अंदर। ये फंक्शनली क्रॉस होता है। हाँ, अभी हम आते हैं इसके ऊपर भी। और जीनोगैमी में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे दूसरे प्लांट ही बदल गया। तो आपने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा है, ठीक है। अगर हम ऑटोगैमी की बात करें, ऑटोगैमी जो होता है वो प्योरली सेल्फ पॉलिनेशन और जीनोगैमी प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन कंफ्यूजन यहां आता है कैसे हम सेल्फ पॉलिनेशन के हैं या क्रॉस पॉलिनेशन के हैं। तो इसमें दो बातें कर लेते हैं। जेनेटिकली सेल्फ है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, फंक्शनली क्रॉस और फंक्शनली क्रॉस ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि फंक्शनली क्या हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, लेकिन जेनेटिकली जीन तो दोनों के सेम ही है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। क्लियर हो गई बात? अब यहीं पे पॉलिनेशन के लिए आते हैं पॉलन एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट। वो नहीं बताएंगे। और एजेंट से पहले हम यहां बात करें कि फ्लावर की। अब फ्लावर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, चास्मोगैमस, एक चैस्मोगैमस होता है और एक क्लिस्टोगैमस होता है। चैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो खुले होते हैं, जो इनके ओपन होंगे। ये कैसे होंगे? ओपन होंगे। इनका एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल ये सब अलग अलग होता है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो बंद होते हैं, यानी कि ये बड जो है इसी बड में ही अंदर मैच्योरेशन हो जाएगा और ये मैच्योर होके ये किसमें बदल जाएगी? ये बड मैच्योर हो जाएगी और मैच्योर होके बेटा किसमें बदल जाएगी? यही फ्लावर के सारे पार्ट्स में बदल जाएगी। और इसके फ्लावर लेकिन अभी भी खुला नहीं, ये ऐसे बंद। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन तो हो ही जाएगा। तो अश्योर्ड सीड सेट फॉर्मेशन, यहां एश्योरेंस दे देते हैं क्या कि सीड तो हम बना के रहेंगे और हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा और किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चैस्मोगैमस जो है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकते हैं और इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर हो गई बात? अगर क्लिस्टोगैमस की बात करी जाए तो एनसीईआरटी को आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में यहां आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर दिख रहा है। हम लोग बहुत दूर आ गए हैं। देखिए, हम लोगों ने फ्लावर के ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली। ये आपके फ्लावर के ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ये सेपल और पेटल सारी चीजें। इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स की बात कर ली हम लोग। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करी। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? कई फ्लावर्स का ग्रुप अगर है तो उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। मेल फीमेल फ्लावर हो गए, गाइनोशियम एंड्रोशियम हो गया। स्टेमन एंथर के बारे में बात करी हम लोगों ने और यहाँ पे बात कर ली एक ऐसा होता है बाइलोब यानी डाइथिकस है और टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। डाइथिकस तो मतलब वो है ना बाइलोब, हर लोग के बाइलोब मतलब इसमें दो थीका है, हर लोग को ही थीका भी कहते हैं, बाइलोब या डाइथिकस। और टेट्रा स्पोरेंजिएट में एक में चार, हाँ, दो स्पोरेंजिया मिल रहा है, एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया। लोग दो हैं, थीका शायद चार है। थीका एक दो थीका ही होते हैं। देखिए दैट इज डाइथिकस और दो लोब है। अरे जो बाई का मतलब दो थीका लोब को ही कह रहे हैं। बाई और डाई एक ही चीज होती है, थीका लोब को ही कह रहे हैं। टेट्रा स्पोरेंजिएट चार स्पोरेंजिया हैं। पॉलन सैक कहते हैं उसे, स्पोरेंजिया को पॉलन सैक भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ आपको माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर मिलता है। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर आपको ये मिल रही है। टैपिटम मिल रही है। टैपिटम के फंक्शन होता है कि न्यूट्रिशन देगी, ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे
कुछ स्ट्रक्चर्स और भी लगाएगी पॉलन ग्रेन के ऊपर। वो स्टिकनेस भी यही रहती है। हाँ, इसके अलावा स्पोरोजेनेसिस टिश्यू हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का बनना, मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बन जाएगा और ये बर्स्ट होकर माइक्रोस्पोर बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पे 2-4 पॉइंट आपको हमें यहाँ याद दिलाना है। क्या होता है माइक्रोस्पोर, टेट्राड, पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन जो होता है वो हिबिस्कस में आपको जो पीले रंग के दिखते हैं वो पॉलन ग्रेन ही होते हैं। और यहां पे आपको एक्साइन, इंटाइन, जर्मपोर सारी चीजें बता दी गई हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन मेनी स्पीशीज एलर्जी भी करते हैं। बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो हैं अलग अलग स्पीशीज के क्या करते हैं, एलर्जी भी न्यूट्रिएंट्स में भी करते हैं। हाँ, फायदा भी देते हैं। देखिए पॉलन ग्रेन जो होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, पॉलन ग्रेन बहुत सारी स्पीशीज के एलर्जी भी कॉज करते हैं और ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी देते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये भी करते हैं। ऐसे पॉलन ग्रेन आपको कहां मिलेंगे? पार्थेनियम में मिलेंगे, जैसे कि कैरेट ग्रास है। ठीक है, ये इंडिया की नहीं थी, ये बाहर से आई हुई थी, इंपोर्ट हुई थी, वीट के साथ में आई थी। और इसने क्या करा, पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉलन एलर्जी। यानी पॉलन ग्रेन्स की वजह से ऐसा होगा तो उसे कहते हैं पॉलन एलर्जी। याद रखिएगा इस बात को। इसके अलावा एक बात और पॉलन ग्रेन से रिलेटेड है कि भाई खाने में भी फायदा देते हैं पॉलन ग्रेन। हाँ, तो एथलीट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये रिच न्यूट्रिएंट है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और बिकम अ फैशन इन द रिसेंट ईयर यूज पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। ये फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज होता है। देखिए यहाँ पे पॉलन टैबलेट्स आपको दिख रही हैं। ठीक है, और एथलीट्स और ये लोग जो है हॉर्स रेस में घोड़ों को और एथलीट्स खाते हैं इसको ताकि उन्हें फूड सप्लीमेंट्स मिल जाए। ठीक, अब एक और बात करते हैं यहाँ पे। बात ये है कि पॉलन ग्रेन में वो पीरियड जब तक वो जिंदा रहेंगे, जर्मिनेट कर सकते हैं, उसे वायबल पीरियड कहते हैं। और ये वायबल पीरियड डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। कुछ सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है नीट में, तो मतलब भर भर के क्वेश्चन आया है कि पॉलन ग्रेन्स और व्हीट कुछ ऐसे सीरियल्स हैं, राइस, पॉलन ग्रेन और राइस और व्हीट, और इसमें क्या होता है, ये 30 मिनट में ही पॉलन ग्रेन इसका खत्म हो जाता है। लेकिन रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी जैसे कुछ फैमिलीज हैं, उसमें कई मंथ तक ये वायबल रहेगा, जिंदा रहेगा। ठीक है, हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, प्रिजर्व भी कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, और जो कि -196, इसे क्या कहते हैं हम, इस तरीके को कहते हैं, जैसे प्रिजर्वेशन को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर हो गई बात? इसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब ओवरी की बात कर लेते हैं। तो ओवरी में कार्पेल और पिस्टल तो बता दिया आपको। कार्पेल अगर एक होगा तो उसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं, अगर कई कार्पेल है तो उसे मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। फिर सिन कार्पस और एपोकार्पस की कंडीशन होती है। सारे के सारे अगर फ्यूज होंगे कार्पस तो सिन कार्पस, और अगर अलग अलग है तो एपोकार्पस कंडीशन आ जाएगी। प्लेसेंटा होगा तो प्लेसेंटेशन की बात आती है। आपको यहां पे बहुत ध्यान से देखने वाले बात है, और वो जो ध्यान से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, आपको यहां देखिए। आप पहला वाला जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ्लावर है आपका, जिसका बाकी पार्ट रिमूव कर दिया जाए, हिबिस्कस का है, हिबिस्कस फ्लावर का। जो दूसरा है, ये मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन दिखा रहा है पैपेवर की। किसमें है ये, पैपेवर में, पैपेवरेसी फैमिली, पैपेवरेसी, ओपियम पॉपे, पॉपे प्लांट जिससे मॉर्फिन निकल रही है, पैपेवरेसी फैमिली। ये सिन कार्पस ओवरी होती है, याद रखिएगा। यहां अगर आप देखें तो बहुत सारे कार्पल्स अलग अलग दिख रहे हैं। ये कैसी कंडीशन आपको दिख रही है, ये मल्टी कार्पिलरी है और एपोकार्पस कंडीशन है, जैसे आपको मिचेलिया में मिलता है, MICHELIA, मिचेलिया। ठीक है, इसके अलावा आप अगर यहां देखिए तो ये आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर मिलता है, जो एक उल्टा दिखाया गया है। ये एनाट्रोपस कंडीशन आपको दिखाई गई, कैसी है, एनाट्रोपस। ठीक है, एनाट्रोपस। और भी कंडीशन होती है, ऑर्थोट्रोपस बिल्कुल सीधा होता है, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है।
यूनिटेक्मिक भी होता है। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेवीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, ये इस तरीके से इनके नाम है। फुल लेंथ वीडियो में आपको सारे मिलेंगे, लेकिन यहां आपको ऑर्थोट्रोपस कंडीशन देखने को मिल रही है। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं कई बार। मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल में इंटेगुमेंट होता है, माइक्रोपाइल होता है, चलाजा होता है, बता चुके हैं। एम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, बता चुके हैं। न्यूसेलस सारी सेल्स जो होती है उसे न्यूसेलस कहते हैं। एम्ब्रियो सैक जो बनेगा वो मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू बनेगा। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उसमें मियोसिस होती है। देखिए मेगास्पोर मदर सेल में पहले मियोसिस होगी, 4 मेगास्पोर बनेंगे और 4 मेगास्पोर में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एक जिंदा रहेगा। जो एक जिंदा रहेगा उसमें पहले माइटोसिस होगी, ये 2 बनेंगे और फ्री न्यूक्लियर है, 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, फिर रीअरेंज हो जाएंगे और रीअरेंज होके ये एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम माइक्रोपाइलर एंड यहाँ नीचे की तरफ दिखा रहे हैं और चलेजल एंड ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। चलेजल एंड की तरफ वाली 3 सेल है एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइलर की तरफ है वो सिनर्जिड्स और एग सेल, और जो बीच में है वो सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अगर आप सिनर्जिड देखें तो उसके अंदर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये कुछ केमिकल रिलीज करता है जिससे क्या होता है, पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब उसको गाइड करते हुए ले जाते हैं कि हम तुम्हें यहाँ आना है। सर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन ये जो यूज होता है? जी जी जी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में स्टिग्मा यूज होता है, ना कि ये नहीं नहीं, वो जो केमिकल रिलीज हाँ, वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टिग्मा के ऊपर होता है, यहाँ नहीं होता। नहीं होता तो नहीं, यही तो वो केमिकल। अरे नहीं यार, देखो हम बता दें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में होता क्या है, देख तो वो भी आगे आएगा तो हाँ आएगा, लेकिन हम समझा दे रहे भाई, ये बोल दिए। यहाँ पॉलन ग्रेन आपका इसके ऊपर आके बैठेगा, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा के अंदर और पॉलन ग्रेन के अंदर अगर जीन एक से होंगे तब ये ग्रो करेगा, या जीन एक से नहीं होंगे तब ये ग्रो करेगा, ये कंडीशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई अगर जैसे अमरूद है, ये अमरूद का है और ये आम का है, ठीक है, ये किसका होगा, ये आम का पॉलन ग्रेन है और ये अमरूद का प्लांट है, ठीक है। क्या आम का पॉलन ग्रेन अमरूद के पॉलन ग्रेन प्लांट के ऊपर क्या डेवलप कर पाएगा? नहीं करेगा। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टिग्मा पॉलन ग्रेन के केमिकल्स को डिटेक्ट करती है उनके जीन्स के बेसिस पे, और कभी कभी ये रिकॉग्नाइज करके फिर ये कुछ केमिकल रिलीज करेगी जो हेल्प करेंगे पॉलन ग्रेन की ट्यूब को आगे बढ़ने में, पॉलन ट्यूब निकालने में। तो ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं, इसको कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। फिर पॉलन ट्यूब को गाइड कौन करेगा, वो जो सिनर्जिड्स थी, ये पॉलन ट्यूब में सिनर्जिड्स जो हैं वो पॉलन ट्यूब के लिए कुछ केमिकल निकालेंगे कि तुम यहां आओ यार। पहले पॉलन ट्यूब को निकलना होगा, वो कहता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे ही यहां पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस, हाँ ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है, यही है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि अमरूद था, अपने ही अमरूद, एक ही फ्लावर के अमरूद के पॉलन ग्रेन को कह रहा हम तुम्हें नहीं जर्मिनेट करने देंगे, कोई दूसरा अमरूद का आएगा तो उसे जर्मिनेट करने देंगे। यानी अपने लिए क्या है, सेल्फ के लिए क्या है, इनकम्पैटिबल, दूसरे के लिए कंपैटिबल हो जाएगा। इस कंडीशन कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसकी वजह से आउट ब्रीडिंग हो सकती है, सेल्फ क्रॉसिंग नहीं आउट क्रॉसिंग कर लेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, ये अभी हम लोग अब डिस्कस कर लिया, अब आगे नहीं करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट में फंक्शनल हो गया, 3 गैमेटोफाइट हो गए, सब बातें बता दी हमने। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई, ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बना दी थी। पॉलिनेशन की बात आती है अब, तो ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी हमने कर लिया है। क्रॉस पॉलिनेशन, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी बता दिए हैं। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर को अगर हम देखें तो यहां पे आपको दिख रहा है, देखिए 3 फ्लावर हैं जिसमें क्लिस्टोगैमस कंडीशन देखने को मिलेगी। कौन कौन से हैं? ऑक्सैलिस, वायोला और कॉमेलिना। यस, ऑक्सैलिस, वायोला और कॉमेलिना, ये 3 ऐसे प्लांट हैं जिसमें आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर देखने को मिलेगा। कैसा फ्लावर देखने को मिलेगा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर देखने को मिलेगा। आप देखिए इसको, ये जमीन के अंदर यहां पे दिख रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो कि अभी बंद है, लेकिन ये बंद नहीं है,
इसके अंदर पूरा काम हो चुका है, ये बंद तो दिख रहा है सिर्फ ऊपर से ही। तो एश्योर्ड सीड सेट पॉलिनेशन कराएंगे। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखो सारी चीजें हो गई, आ जाते हैं यहाँ वापस। क्लिस्टोगैमस, चैस्मोगैमस हम लोगों ने बात कर ली। कौन 3 फ्लावर हमने बताया? ऑक्सैलिस, वायोला और कॉमेनिना, ठीक, पैंसी फ्लावर। अब बात करते हैं आगे की, और यहां पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? वो 2 तरीके के हो सकते हैं बायोटिक, पॉलिनेटिंग। अबायोटिक। या तो ए बायोटिक होंगे या दूसरे बायोटिक हो जाएंगे। ए बायोटिक में तो आपका जो नॉन लिविंग चीजें हैं जैसे विंड हो गया या वाटर हो गया। लेकिन बायोटिक में जो लिविंग चीजें हैं जैसे इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गई, और बैट्स हो गए, स्नेल्स हो गया, ठीक है, ये हो जाता है। एंड्स भी हो जाते हैं। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं, हाँ, अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली बर्ड्स के लिए होता है तो ऑर्निथोफिली, बैट्स के लिए होता है तो चिरैप्टेलोफिली, स्नेल्स के लिए मेलाइकोफिली और ये मर्मैकोफिली, ठीक है। सर मर्मैको होता है, मर्मिकोफिली, मर्मिकोफिली, वही जो भी है। विंड यानी कि हवा से पॉलिनेशन जो हो रहा है उसके लिए, और अच्छा इनके लिए क्या होगा, इन सबको, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम भी हम आपको एनसीईआरटी में पढ़ के बताएंगे, और भी करते हैं, लीमर वगैरह भी करता है पॉलिनेशन। लेकिन इनके लिए रिवॉर्ड चाहिए। ये प्लांट से ऐसे ही नहीं काम करेंगे प्लांट के लिए पॉलिनेशन, इनको चाहिए रिवॉर्ड। प्लांट इसके लिए क्या देगा, या तो उसे अच्छा कलर दे दे, वो उससे, हाँ, या ऑर्डर होगा, या नेक्टर देगा, या रहने के लिए शेल्टर देगा, ठीक है, ये सब चीजें प्लांट करेगा। तो इन प्लांट्स में कलर भी होगा, इनमें आपको स्मेल भी मिलेगी, इसमें आपको शेल्टर के लिए बड़ा सा वो भी मिलेगा, स्पेस, ठीक। अभी इसके एग्जांपल बताएंगे एनसीईआरटी में लिखे। लेकिन इनमें ये फ्लावर कलरलेस भी होंगे, इनमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, तो हवा से हो रहा है, पानी से कलरलेस हो जाएगा। भी लाइट और नॉन स्टिकी होता है। हाँ, इसमें पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिकी होना चाहिए। इसके पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे ताकि किसी की सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाए। इसके पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होंगे, यानी कि और लाइट होंगे, हल्के होंगे, ताकि हाँ, उसमें अमाउंट कम होना चाहिए और इसमें ज्यादा अमाउंट भी होगा क्योंकि वेस्ट भी होंगे यहाँ पे। इसलिए ये सारी चीजें आपको समझ ली कि डिफरेंसेस क्या है। विंड के थ्रू तो आपको पता चल गया कि भाई वेल एक्सपोज होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होना चाहिए, जैसे कॉर्न कॉब टेसल, कॉर्न कॉब और टेसल जो है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, दिखना चाहिए, ताकि हवा से पॉलन ग्रेन यहां से निकले और वहां चले जाए। लेकिन वाटर की कंडीशन 3 आ जाती है, वाटर की 3 कंडीशन आती हैं, और वो 3 कंडीशन यहां हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर पानी में ऊपर तैरते रहते हैं, ये फ्लावर तैर रहा है, जैसे कमल। कमल में पानी के अंदर नहीं है फ्लावर, फ्लावर तो पानी के ऊपर लेकिन पानी में ही है। इन फ्लावर्स के लिए लिली, वाटर हाइसेंथ के लिए ये कंडीशन आती है कि इसमें या तो विंड के थ्रू हो या इंसेक्ट्स के थ्रू हो। ये एक्सेप्शन है उसका। हाँ, ये एक्सेप्शन है, वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली। दो ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन फिर भी ये विंड या इंसेक्ट के थ्रू करते हैं। इसके क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इसके अलावा आता है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया भाई साहब फीमेल फ्लावर ऊपर आ जाता है। इसमें एक नई कंडीशन देखने को है कि मेल तो अंदर बैठा रहेगा और फीमेल जो है, ये मेल फ्लावर, फीमेल वाला फ्लावर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। फीमेल फ्लावर ऊपर और मेल अंदर। तो अब क्या होगा, मेल वाला जो है वो यहां से टूटेगा, पूरा जब मैच्योर हो जाएगा तो टूटेगा और पैसिवली फ्लोट करता हुआ पानी में ऊपर आएगा, और फिर वाटर करंट्स के थ्रू ही ये ऊपर जाके फर्टिलाइज करेगा, मतलब पॉलिनेशन करेगा। ये वेलिसनेरिया का स्पेशल केस है। इसके अलावा यहाँ पे 2 कंडीशन आती है, ज़ोस्टेरा, ठीक है, और हाइड्रिला। ज़ोस्टेरा को सी ग्रास भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये अंदर पूरी तरह से अंदर ही होते हैं फ्लावर। जब पूरी तरह से फ्लावर अंदर है तो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पॉलन ग्रेन जाने के लिए पॉलन ग्रेन का रिबन शेप होना जरूरी है, लॉन्ग होते हैं और लंबे होंगे, म्यूसिलेजिनस, और
भीगे ना, गीले ना हो जाए, तो इसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग की होगी। म्यूसिलेजिनस है, रिबन शेप है, ताकि बॉयंसी मिल जाए और लॉन्ग हो। हाइड्रिला में भी पॉलिनेशन ज़ुस्टेरा की तरह ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा अंदर ही, ठीक। तो ये कंडीशन आपको पानी के थ्रू वाले पॉलिनेशन में हो गई, ठीक। अब जरा यहाँ पे एनसीईआरटी के 2-4 पॉइंट देख लीजिए, ताकि यहाँ से आपको क्लियरेंस आ जाए पूरा। तो यहाँ आपको लिखा हुआ है कुछ फैक्टर्स हैं, एनिमल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स बायोटिक एजेंट होते हैं, ओनली स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो एबायोटिक से करती है। पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स जो है वो कांटेक्ट होते हैं स्टिग्मा में, विंड वाटर पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स के बारे में भी ये सारी बातें यहाँ लिख दी हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन आपका यहाँ कॉर्न में दिख रहा है, तो कॉर्न, कॉब और टेसल जो है यहाँ पे वेल एक्सपोज स्टिग्मा और स्टाइल में चाहिए। देखिए यू familiar example, corn, cob, the tassel you see are nothing but the stigma and style which have the winds to trap pollen. ठीक है, wind pollination is quite common in grasses. ठीक, इसके अलावा विंड पॉलिनेशन के लिए कैसा होता है, नॉन स्टिकी होना चाहिए पॉलन ग्रेन को, ठीक है, लाइट होंगे, ठीक, और विंड के करंट से चलेंगे तो बहुत ज्यादा भी होना चाहिए, वेल एक्सपोज एंथर स्टिग्मा होना चाहिए, और लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा होगा, ठीक, और नंबर में भी ये ज्यादा बनेंगे। क्लियर हो गई। अब यहां आपको दिख रहा है कॉर्न, कॉब और टेसल पूरा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहां वाटर पॉलिनेशन का एक जो बातें हैं, वाटर पॉलिनेशन जो है वो कुछ ही 30 जेनरा के अंदर होता है, लिमिटेड है 30 जेनरा में। जैसे मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं, एज अगेंस्ट यू विल रिकॉल द रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब में तो पानी की ही जरूरत पड़ती है, तो ये भी याद रखिएगा। इन सब में पॉलिनेशन कैसे होता है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, पानी के ही थ्रू होता है। लेकिन कुछ और बातें आती हैं, जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, ज़ुस्टेरा हो गया, इसमें थोड़ा सा आपको वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ हो गया, इसमें देखने को आपको कई चीजें मिलती हैं। वो भी सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, और नेक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता आप बता सकते हो? उन्हें, हाँ, ये बायोटिक एजेंट है। यहाँ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उसमें यहाँ पे कंडीशन आपको दी हुई है कि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स जो है, जैसे सी ग्रास है, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, pollen grains are released inside the water, pollen grains in many such species are long, देखिए कैसे लॉन्ग है, रिबन शेप है, और दे पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में, तो भीगे ना, तो उसके लिए क्या होता है, इसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, ताकि भीग के नीचे न चले जाए, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। क्लियर हो गई बात? देखिए रिवीजन सेशन है तो ऐसे ही जल्दी जल्दी होगा, ये वेलिस्टेरिया का आपको दिखा के बना के दिखा दिया गया। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि भाई बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, जो पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन कराएंगे, बायोटिक फैक्टर्स, उसमें क्या क्या नाम आते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए बायोटिक फैक्टर्स को। यहाँ पे आपके यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स में कई नाम दे दिए, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, एंड, मॉथ, बर्ड, सनबर्ड या हमिंग बर्ड, इतने तरीके की बर्ड्स के बारे में यहां बात कर दी है। एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। सनबर्ड जो होती है वो क्या है, सनबर्ड, सनबर्ड के बारे में कुछ बताएंगे? सनबर्ड हमारे इंडिया की सबसे छोटी बर्ड है, और हमिंग बर्ड ये दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है, ठीक है। Among the animals, insects particularly bees are the dominant biotic agent. याद रखिएगा, एनिमल्स में भी अगर बात करी जाए तो इंसेक्ट्स ही सबसे ज्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट है, वही पॉलिनेशन करेंगे। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, जैसे लीमर हो गया, एर्बोरियल ट्रीज, रोडेंट्स हो गए, ठीक है, जीको, लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड हो गए, ये भी रिपोर्ट करे गए कि ये भी पॉलिनेशन कराते हैं। लेकिन ये मत कहना हाथी भी पॉलिनेशन कराता है, ठीक है, हाथी का पॉलिनेशन नहीं होता है, हाथी पॉलिनेशन नहीं कराता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे जो ऊपर वाला था उसके लिए स्टिकी पॉलन ग्रेन होंगे, और यहां पे कुछ फ्लावर्स में जो रिवॉर्ड मिलता है, जैसे एमॉर्फोफिलस है, ये 6 फीट का इसका फ्लावर होता है, और वहां पे ये एग ले करता है इंसेक्ट आके इसके ऊपर। ये टालस्ट फ्लावर है, ठीक है, टालस्ट रिलेशन होता है यक्का और मॉथ का। हाँ, इसी की तरह से आपने यक्का और मॉथ में भी देखा, ये कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना
अपनी जिंदगी पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लाइफ साइकिल नहीं पूरा कर पाएंगे। सभी ये चीजें कैसे आपने छोड़ उसमें देते हैं। देख ली। उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि द मॉथ गेट डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। मॉथ क्या करता है, अपने एग देता है ओवरी में, और इसकी वजह से वो क्या कर देता है, पॉलिनेशन करा देगा, जिसमें जब बच्चे बड़े होंगे एग से जो वो निकलेगा लार्वा, वो लार्वा जो है उसके सीड्स को खाएगा, कुछ सीड्स को खा जाता है। ऐसे ही आप ये सब पीपल और सबको देख सकते हो। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आती है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात आपको बता दें, दो चीज होती है, एक होती है इन ब्रीडिंग और दूसरी होती है ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग। ये क्या होता है, अगर आपने कहा कि एक प्लांट था, उसका एक फ्लावर था, उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, उससे जो बीज बना उस बीज का एक प्लांट बना, उसमें एक फ्लावर निकला, उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, उसका जो बीज बना उससे भी प्लांट हुआ। तो ये काम लगातार ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, 4 से 6 जनरेशन तक अगर सेम सेल्फ पॉलिनेशन होता गया तो क्या होता है, एक डिफेक्ट आ जाता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स या किसी भी एनिमल के अंदर, उसमें लो प्रोडक्टिविटी होती है और लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाती है। इससे बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर एक आउट ब्रीडिंग का काम शुरू करते हैं। आउट ब्रीडिंग क्या होती है कि किसी भी टाइम पे फिर क्या करो, एक प्लांट को किसी दूसरे प्लांट के साथ में फर्टिलाइज करा दो, मतलब सेम स्पीशीज का होना चाहिए, अमरूद का ही है लेकिन दूसरा प्लांट है उसके साथ में, जैसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं, प्लांट्स अपने अंदर कुछ आउट ब्रीडिंग के लिए डिवाइसेस पैदा कर ली उन्होंने, एवोल्यूशन ड्यू टू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उनके अंदर ये कुछ बातें आ गई हैं, ये कहलाती हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसे in some species pollen release and stigma respectively are not synchronized, यानी कि कुछ स्पीशीज में पॉलन ग्रेन जब निकलता है उसी टाइम पे स्टिग्मा जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। Either the pollen is released before stigma become receptive या stigma become receptive even before the pollen release, यानी कि पहले पॉलन निकले उससे पहले स्टिग्मा या तो डेवलप नहीं होएगा, अगर पॉलन नहीं निकला है तो स्टिग्मा डेवलप है, तो दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। इसमें अगर मेल पहले डेवलप होता है, इसे कहते हैं प्रोटेंड्रस, प्रोटेंड्रस ये कंडीशन क्या कहती है, प्रोटेंड्रस, यानी प्रो मतलब पहले, एंड्रस मतलब एंड्रोशियम, अगर पहले एंड्रोशियम डेवलप हो गया है और गायनीशियम का पार्ट बाद में डेवलप हुआ है तो प्रोटेंड्रस, और अगर फीमेल वाला पहले डेवलप हो गया है और मेल वाला बाद में हुआ है तो उसे प्रोटोगाइनी कहेंगे, ठीक है। और कुछ स्पीशीज में क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, एंथर यहां आ गया नीचे और स्टिग्मा इससे ऊपर, तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं, अलग अलग पोजीशंस ही होंगी, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, और इन दोनों में ही क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी तो ये प्रिवेंट कर जाएंगे, लेकिन दे नॉट थर्ड डिवाइस प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और जो तीसरा है वो क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए इन दोनों में ही ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होती है बट डू नॉट प्रिवेंट जीटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। ये ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर लेंगे लेकिन जीटोनोगेमी और जीनोगेमी को तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन तीसरी एक और डिवाइस डेवलप करी इन्होंने अपने अंदर, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अभी हमने आपको इनकम्पैटिबिलिटी बताया था कि मतलब पॉलन ग्रेन जो अपने ही फ्लावर के ऊपर जाएगा स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा कुछ फैक्टर निकालेगा ही नहीं कि पॉलन जो है वो पॉलन ट्यूब निकाल पाए, तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो, किसी दूसरे के लिए ही इनकम्पैटिबल है, ठीक। ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर, ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल इन ब्रीडिंग pollen germination and pollen tube growth in the pistil. Another device, एक और डिवाइस भी है, कौन सी, to prevent self pollination is यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एक और डिवाइस आ गई, उन्होंने कहा कि सर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लें तो चल जाएगा काम, हाँ बिल्कुल यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दो। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपने देखा होगा पपीते में एक, हाँ पपीता जो पपाया है उसमें एक मेल होता है प्लांट और एक फीमेल होता है प्लांट। एक प्लांट के ऊपर तो पपीते भर भर के आ रहे हैं और दूसरे में पपीते आ ही नहीं रहे, फूल आता है, ठीक है, सिर्फ फूल आ रहा है, तो यहां से पॉलन ग्रेन जो है वो यहां आता है। यूनिसेक्सुअलिटी आप जरा समझिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो है, लेकिन आपने कहा एक ही प्लांट के ऊपर है, इस पे मेल है और इस पे फीमेल है, तो
तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, नहीं समझे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन डज नॉट प्रिवेंट जीटोनोगेमी और जीनोगेमी। अगर ये कंडीशन है तो यूनिसेक्सुअलिटी में अगर दोनों प्लांट अलग अलग हैं तब ही प्रिवेंट होगी ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी। यानी कि अब यूनिसेक्सुअल में भी दोनों दो कंडीशन बनी, यूनिसेक्सुअल की दो कंडीशन बनी, यानी यूनिसेक्सुअल विद इन अ प्लांट, यूनिसेक्सुअल बिटवीन टू प्लांट। समझ में आ गया? अगर दो अलग अलग प्लांट तो यूनिसेक्सुअल प्लांट हैं तो ये कंडीशन कहलाती है डाइएशियस। देखिए यहां पे, ये देखिए, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, इसे क्या कह देते हैं हम? मोनोइशियस कंडीशन कह देते हैं। जैसे आपको यहां दिख रहा है मेल और फीमेल एक ही पे आ गए, मोनोइशियस। ये किस में मिलेगा? कैस्टर और मेज में मिलेगा। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी, जैसे कि यहां पे ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे क्या है, अब अगर कुछ और स्पीशीज देखें, जैसे आपको हमने पपीते का बताया, पपाया, इसमें मेल फ्लावर और प्रेजेंट ऑन डिफरेंट, मेल और फीमेल अलग अलग है, इस कंडीशन क्या कहते हैं? डाइएशियस। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स जीटोनोगैमी और ऑटोगैमी, दोनों को ही ये प्रिवेंट कर देगा। क्लियर हो गई बात? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। यानी कि यूनिसेक्सुअल में भी दो कंडीशन है, मोनोइशियस और डाइशियस। मोनोइशियस में इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी, और डाइशियस में इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एज वेल एज जीटोनोगैमी। ये पपाया और डेट दोनों में मिले, खजूर में भी मिलता है। यही पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हम आपको बता चुके हैं कि पॉलन आएगा स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा कुछ फैक्टर रिलीज करेगी जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब निकलेगी और पॉलन ट्यूब आगे जाएगी, जर्मिनेट करके फर्टिलाइजेशन करेगी। देखिए यहां आपको दिख रहा है, यहाँ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बहुत साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। ये पॉलन ग्रेन आए, ये कुछ फैक्टर रिलीज हुए जिससे पॉलन ट्यूब निकली, यहाँ सिनर्जिस्ट ने इसे पॉलन ट्यूब को गाइड किया और पॉलन ट्यूब यहाँ आके देखिए। अब यहाँ पॉलन ट्यूब जब यहाँ आ जाएगी तब क्या होगा? जब पॉलन ट्यूब यहाँ आ जाएगी तब क्या होगा? देखिए फर्टिलाइजेशन तब होता ये है कि पॉलन ट्यूब बर्स्ट करती है। आपका जो पॉलन ग्रेन था, इससे पॉलन ट्यूब जो बनी है, इस पॉलन ट्यूब को कौन बना रहा है? कौन सी सेल? वेजिटेटिव। और जो ऊपर जनरेटिव सेल थी उससे दो मेल गैमीट बन गए, दो मेल गैमीट बन गए। यहां आपको ये रेड कलर के दो मेल गैमीट यहां दिख रहे हैं। ये इसने यहां से रिलीज कर दिया, ये दो मेल गैमीट, आगे जाके ये और ये दो बन गए। एक मेल गैमीट फ्यूज करता है किसके साथ में? एग सेल के साथ में, और दूसरा मेल गैमीट जो होता है वो फ्यूज करता है किसके साथ में? दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। अगर एग सेल के साथ में ये मेल गैमीट फ्यूज करेगा, सुनिए, अगर एग सेल के साथ में ये मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिनगैमी। और अगर ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में है तो तीन चीजें एक साथ फ्यूज हो रही है, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक और मेल गैमीट, तो तीन न्यूक्लियस एक साथ जुड़ेंगे, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। और इस वजह से यहां 3N कंडीशन आती है, और माइक्रोस्पोर पेन बनता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन बनता है। फिर इसके बाद आगे डेवलप करके किसमें बदल जाएगा? एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म में, और यही क्वेश्चन उठा लीजिए। एंडोस्पर्म में जब ये डेवलप होगा तो याद रखिए कि जो एंडोस्पर्म है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन रहा है। यहां किसमें? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। यहां एंडोस्पर्म 3N है एंजियोस्पर्म में, जबकि जिम्नोस्पर्म में सिंगल N हैप्लॉइड होता है। याद रखिएगा एंडोस्पर्म के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन के बाद बन रहा है, और यहां सिनगैमी, सिनगैमी से आगे चल के जाइगोट बनेगा, और यही जाइगोट जब डेवलप होगा तो किसमें बन जाएगा? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो में बदलने के लिए इसमें दो सेल में ये डिवाइड होगा। पहले तो एक सेल होगी जाइगोट की, फिर इससे दो सेल बन जाएंगी, बेसल सेल और टर्मिनल सेल, और फिर ये आगे डेवलप करेगा। इसका जो आगे का डेवलपमेंट होगा इसी के बेसिस पे डिफाइन होगा कि एक कॉटिलिडन वाला एम्ब्रियो डेवलप होगा या दो कॉटिलिडन वाला एम्ब्रियो। अगर एक कॉटिलिडन वाला एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो मोनोकॉट बनेगा, दो कॉटिलिडन वाला एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो डाइकॉट बनेगा। क्लियर हो गई बात? यहीं पे आपको थोड़ा सा जो देखना है वो ध्यान से देख लीजिए। यहां पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे,
ठीक है, डायनामिक प्रोसेस होगा, पॉलन ट्विस्टर इंटरेक्शन हो गया चिकपी, और ये जो आ गया है यू कैन स्टडी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन इन चिकपी। इसमें ग्लास स्लाइड बनाएंगे, और ग्लास स्लाइड कैसे बनता है डेवलपमेंट आप देख सकते हैं पॉलन ट्यूब का। आप एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे, उसमें शुगर ड्रॉप सोल्यूशन डाल देंगे, कितना अबाउट 10%। आफ्टर 15 to 30 मिनट आप ऑब्जर्व करेंगे लो माइक्रोस्कोप से ही आपको क्या मिलेगा, उसमें पॉलन ट्यूब बनी हुई दिख जाएंगी। आप इन सब प्लांट्स के पॉलन उसके ऊपर रख के देख सकते हो। इस तरीके से ये पूरा एक बना देता है। इसके बाद आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन आती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आपने कहा कि साहब हमारे पास प्लांट था, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, हमें कुछ अच्छी नस्ल का चाहिए था प्लांट। आपने कहा साहब इसका हम लेंगे मेल पार्ट और इसका ले लेंगे हम फीमेल पार्ट। टैगिंग बैगिंग की हुई। हाँ, तब इसे हम अपने हाथ से यहाँ से मेल पॉलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्ट करा देंगे। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने जो फ्लावर था इसमें मेल फीमेल दोनों थे, आपने मेल पार्ट को कट कर दिया, इमैस्कुलेशन जी, इस प्रोसेस कहते हैं इमैस्कुलेशन। फिर उसके ऊपर एक टोपी चढ़ा दी, बैग लगा दिया, ठीक, और बैग इसलिए लगाया कि दूसरा कोई उसके ऊपर आना सॉरी इमैस्कुलेशन फीमेल वाले के ऊपर हमने चढ़ाया ना, तो इसके ऊपर बैग लगाएंगे, बटर कप क्या, ठीक है, बटर पेपर का एक हम इस पे क्या बना देते हैं, बैग लगा के चढ़ा देते हैं, और इसके ऊपर एक टैग लगा दिया कि हाँ यही वाला है, तो टैग लगा दिया, लिख दिया। बैगिंग हो गई। सबसे पहले कटिंग को कहते हैं इमैस्कुलेशन, तो इमैस्कुलेशन हुआ, फिर आपने करी बैगिंग, फिर उसके बाद आपने टैगिंग कर दी। फिर इधर से पॉलन ग्रेन उठाएंगे मेल वाले के, और मेल वाले के पॉलन ग्रेन उठा के इसके ऊपर डालेंगे, डस्टिंग करेंगे, और डस्टिंग के बाद आपने फिर से बैग को दोबारा चढ़ा दिया, रीबैगिंग कर दी। क्लियर हो गई बात? इस तरह से आप क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं। ये स्टेप्स आपको डस्टिंग वाले उस पे करेंगे, फीमेल वाले पे हाँ, डस्टिंग तो फीमेल पे ही करेंगे ना, मेल वाले के उठा के फीमेल के ऊपर डाल देंगे। यहाँ हमने मेल वाला ही, ये फीमेल वाला ही दिखाया, मेल पार्ट कट करा, ये फीमेल वाला ही फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन पूरा हो गया। सबसे पहले इमैस्कुलेशन हो गया, बैगिंग हो गया, फिर डस्टिंग हो गया। ये सारे स्टेप्स आपके स्टेप पूछे जा सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप लिखिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इमैस्कुलेशन करेंगे, फिर बैगिंग करेंगे, फिर टैगिंग करेंगे, फिर डस्टिंग कर देंगे, और फिर रीबैगिंग कर देंगे। ये देखिए, डस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, और फिर रीबैगिंग कर देंगे, ठीक। और फिर एंड फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, फिर फ्रूट्स को डेवलप होने के लिए छोड़ देंगे। If female plant produces unisexual, there is no need of emasculation. तब आप क्या करेंगे, तब सीधे सीधे आप क्या करते हैं, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत है नहीं, तो सीधे सीधे बैगिंग करेंगे, और फिर उसके ऊपर वही कर देंगे, डस्टिंग करेंगे और रीबैगिंग कर देंगे, खत्म। अब डबल फर्टिलाइजेशन हमने आपको बता दिया, डबल फर्टिलाइजेशन अभी आपको बताया क्या, अगर एक गैमीट एग सेल के साथ में फ्यूज कर रहा है, सिनगैमी, और एक गैमीट दो पोलर न्यूक्लियर के साथ में फ्यूज कर रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन का एंडो प्रोडक्ट में आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मिल जाएगी, और एंडोस्पर्म मिलेगा जो आगे चल के बनाएगा, और जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो। ये आपको दिख रहा है, ध्यान से देखें, यहाँ से आप ध्यान से देखें। इसके बाद पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस आएंगे, यानी पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ। आपने कहा कि साहब ये हमारा यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट से देखिए दो सेल बनी, बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। ऊपर वाली सेल को सस्पेंसर सेल कह देते हैं, नीचे वाली सेल को बेसल सेल कहते हैं। ये जो बेसल सेल है, इसमें ये डिवीजन होते चले गए, हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट, ये सारी सेल्स बनती चली गई, और ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ से आपको ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, और ऊपर ये वाली सेल में लगातार डिवीजन होते चले गए, और ये पूरी आपकी एक सेल का पूरा चेन बन गई, जिसे हम कह देते हैं सस्पेंसर। और सस्पेंसर में ये जो सबसे ऊपर वाली बल्ज सेल है, इसे हम हॉस्टोरल सेल कहते हैं। हॉस्ट्रा बना दिया है। ये क्या करेगी, ये चूसने का काम करेगी, किसको, एंडोस्पर्म को। जो एंडोस्पर्म बना है उसको ये चूसेगी, उसी से न्यूट्रिशन लेगी, और फिर ये चूसते चूसते एंडोस्पर्म को जब सक करेगी, न्यूट्रिशन लेगी, तो क्या होगा, यहाँ ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे अपना शेप लेना शुरू करेगा, और ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर में बदलना शुरू हो गया है। फिर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा, और फिर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो से ये पूरी तरह से ये आगे की तरफ बढ़ के दो कॉटिलिडन बना लेंगे,
और इसमें यहाँ पे प्लूम्यूल हो जाएगा, यहाँ रेडिकल हो जाएगा और सस्पेंसर देखिए इसने सारा काम कर लिया अपना, सस्पेंसर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो एक मैच्योर आपको एम्ब्रियो यहाँ देखने को मिल जाएगा और ये डाइकॉट है। बस सिंपल सी बात है, इसमें ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर आपका बन रहा है और जब मोनोकॉट होगा तो ग्लोबुलर तक तो सेम ही रहेगा और फिर उसके बाद यहां से फिर डिफरेंसेस शुरू होंगे कि यहां पे आपको स्पर्म बचा हुआ जो होगा वो यहां रखा रह जाएगा और यहां आपका एक ही कॉटिलिडन मिलेगा। ठीक है? yes, तो शुरुआती तो अर्ली तो प्रोसेस मोनोकॉट डाइकॉट का एक सही होगा, लेकिन उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? चल, एंडोस्पर्म ने बता दिया, एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन डेवलपिंग को। यहां आपको देखिए एंडोस्पर्म में भी आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम, या तो एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, सारा खा भी लिया जाएगा, जैसे आपको पी में मिलेगा, ग्राउंडनट में मिलेगा, बीन में मिलेगा, कैस्टर में भी आपको मिल जाता है एंडोस्पर्म बचा हुआ। ठीक है? कोकोनट में भी मिल जाता है एंड बी यूज अप, और बाकी कुछ में कभी कभी यूज हो जाएगा पूरा का पूरा, तब उनमें वो मोनोकॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन सब में क्या हुआ है, यहां आप देखिए कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसमें कंप्लीटली हो जाएगा बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट मे प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, कभी कभी ये मैच्योर सीड में प्रेजेंट होगा, जैसे कैस्टर और कोकोनट में। कोकोनट में आपको दो तरीके का एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। अब एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट आपको बता देते हैं। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से। जो आपका एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म है ये अभी बना था PEN से, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और PEN से जो ये सेल होगी PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी, उसी में तो डिवीजन होगा तो एंडोस्पर्म बनेगा। ये 3N था। अब जब एंडोस्पर्म में डिवीजन होगा इसमें सेल में, तो हो सकता है कि इस सेल में डिवीजन हो लेकिन न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बने, सिर्फ न्यूक्लियस बने, पूरे इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो एक सा है और उसमें ही न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन, तब ये एंडोस्पर्म बनेगा न्यूक्लियर टाइप। अगर यहां एंडोस्पर्म में हर न्यूक्लियस के बाद सेल बन जाए तो ये कैसा हो जाएगा? सेल्यूलर टाइप। और अगर आधे में सेल हो गई और आधे में न्यूक्लियस हो गए तो इसे हेलोबियल कहते हैं। ठीक है? आपका जो कोकोनट होता है, कोकोनट में आपने देखा होगा अंदर की तरफ ये सफेद रंग की आपको पूरी एक कवरिंग दिखती है, और इसके ये आपका कहलाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जो सफेद रंग का है ये क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और जो अंदर पानी होता है कोकोनट का, ये आप एंडोस्पर्म कह रहे हो, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर हो गई? सेल्यूलर और न्यूक्लियर दोनों मिलता है आपको किसमें? कोकोनट वाटर जो है। कोकोनट वाटर क्या हो गया? न्यूक्लियर। कोकोनट का जो वो हो गया व्हाइट कलर का, वो क्या हो गया? कर्नल जैसे बोल रहे हैं, वो क्या हो गया? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर हो गई बात? आइए वापस आते हैं। तो ये आपका एम्ब्रियो ग्लोबुलर हो सकता है, हार्ट शेप हो गया और मैच्योर हो गया, एम्ब्रियो पूरा बन गया। एम्ब्रियोनल एक्सिस में हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, जरा देख लीजिए। एक एम्ब्रियो जो डाइकॉट एम्ब्रियो होता है, उस डाइकॉट एम्ब्रियो को अगर हम देखें तो उसमें ये इसकी पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, इसे हम टिगेलम कहते हैं, और इससे दो कॉटिलिडन कुछ इस तरीके से इसमें कनेक्ट होते हैं। ऊपर वाला टिप वाला पार्ट कहलाता है प्लूम्यूल, नीचे वाला पार्ट कहलाता है रेडिकल। कॉटिलिडन्स और प्लूम्यूल के बीच का जो रीजन होता है इसे कहते हैं एपिकोटाइल। कॉटिलिडन और रेडिकल के बीच का जो पोर्शन है उसे कह देते हैं हाइपोकोटाइल। क्लियर हो गई बात? और ये पूरा आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये दो कॉटिलिडन्स मिल गए आपको। ठीक है? अगर यही मोनोकॉट सीड होता तो मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होता जिसे हम क्या कह देते हैं? स्क्यूटेलम। एक कॉटिलिडन होता ग्रास फैमिली में, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम कह देते हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा हुआ दिखता है। आपको सीड दिखा देते हैं, आपको दिख जाएगा सीड का स्ट्रक्चर।
तो बैटरी के देखिए 5 चल रही है। देखिए सीड्स के बारे में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अब, और सीड्स के बारे में देखते हैं कि क्या है सीड। सीड्स की बात अगर करें तो देखिए 2-4 पॉइंट पहले आपको याद करना है। सबसे पहले आपने कहा जो फ्लावर के स्ट्रक्चर थे उनका होगा क्या आफ्टर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद। जरा समझिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल से क्या बनेगा? ओव्यूल किस में बदल जाएगा बेटा? ओव्यूल बदल जाएगा सीड में। ओवरी किस में बदल जाएगी? ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी। ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी। अच्छा, अब अगर बात करी जाए स्टिग्मा, स्टिग्मा का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। स्टाइल का क्या होगा? खत्म हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा। अगर कहा जाए कैलिक्स का क्या होगा तो कैलिक्स भी खत्म। कुछ में कैलिक्स बचे रह जाते हैं, जैसे आपको भिंडी में कैलिक्स का थोड़ा सा पार्ट दिखता है, पोटैटो में दिख जाता है, ब्रिंजल में दिख जाता है कैलिक्स का पार्ट। कोरोला पूरी तरह से शेड ऑफ हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं सीड की। पहले सीड का हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देंगे। सीड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपके सीड दिख रहा है, नीचे वाले ना सीड कोट, नीचे ऊपर दोनों तरफ आपको सीड ही दिख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा सीड का ही है, अलग अलग तरीके के रेजोल्यूशन पे उन्होंने सीड को देखा है। देखिए सीड में जो माइक्रोपाइल होता है, आपने माइक्रोपाइल देखा था ओव्यूल में, ओव्यूल ही तो सीड बनता है। माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल में ही रहेगा, माइक्रोपाइल चेंज नहीं होता है। वो छोटा सा छेद है, इस माइक्रोपाइल से क्या होता है, आपको ऑक्सीजन मिलती है और मॉइस्चर मिलता है जो इसके जर्मिनेशन के लिए हेल्प करता है। ऊपर की तरफ सीड कोट, जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो क्या बदल जाएंगे? इंटेग्यूमेंट सीड कोट बनाते हैं, टेस्टा और टेगमेन, ये सीड कोट के नाम है। आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा और इनर इंटेग्यूमेंट टेगमेन बनाएगा। यहां आपको एंडोस्पर्म बना हुआ दिख रहा है। ये एंडोस्पर्म धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और एक डाइकॉट या अगर मोनोकॉट बन रहा है तो मोनोकॉट सीड ये बन जाएगा। अगर एंडोस्पर्म इसमें बचा रह गया है तो एंडोस्पर्म को घेरे हुए एक लेयर होती है जिसे हम एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। क्या कह देते हैं? एल्यूरॉन लेयर कह देते हैं। ये किसको घेरे हुए है? एंडोस्पर्म को घेरे हुए। और इसकी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो यहां पे है। ये आपका प्लीम्यूल दिख रहा है, ये आपका रेडिकल दिख रहा है। प्लीम्यूल को कवर करे हुए प्रोटेक्टिव शीट है जो उसे कोलियोप्टाइल कह रहे हैं, और रेडिकल को कवर करे हुए एक प्रोटेक्टिव शीट है जिसे हम कोलियोराइजा कह रहे हैं। ये क्या है? मोनोकॉट सीड है। और ये इसके ऊपर की जो कवरिंग है पेरिकार्प है। जरा ध्यान दीजिए, मोनोकॉट में हम लोग ग्रेन्स की बात करते हैं। ग्रेन्स क्या होते हैं? अनाज। मोनोकॉट में ग्रेन्स की बात। ग्रेन्स क्या होते हैं? जब हम कहें कि हमारी जो कवरिंग है सीड कोट और पेरिकार्प एक दूसरे से मिल जाए, यहां आपको सीड कोट कहीं नहीं दिख रहा है, यहां पेरिकार्प दिख रही है आपको, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरिकार्प क्या होती है? ओवरी की कवरिंग। ओवरी का जो पार्ट है वो पेरिकार्प है। जैसे आपने कहा ये ओवरी थी, इसके अंदर ओव्यूल था, तो ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट है वो तो सीड कोट बनाएंगे, और ओवरी का पार्ट क्या हो जाएगा? पेरिकार्प बनाएगा। जब पेरिकार्प और सीड कोट एक दूसरे से मिल जाए, बीच में कुछ भी ना रहे, तब ऐसे बीज क्या कहलाएंगे? ग्रेन्स कहलाते हैं, अनाज कहलाते हैं। ठीक है, वरना क्या होता है? ओवरी जो है, ओवरी का पार्ट ये है और यहां ओव्यूल है, इसके बीच का जो रीजन है ये फ्लैशी हो जाता है और यही फ्रूट में बदल जाता है। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब ये तो मोनोकॉट का हो गया। डाइकॉट सीड कैसा होगा? वो कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है, डाइकॉट सीड ये। ठीक है, ऊपर कोई सीड का स्ट्रक्चर है नहीं है। यहां आपको फ्रूट अगर देखें तो फ्रूट भी दो तरीके के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। अगर सीड की बात की जाए तो सीड भी दो तरीके के हैं, एंडोस्पर्म मिल रहा है या एंडोस्पर्म नहीं मिल रहा है। अगर एंडोस्पर्म नहीं मिल रहा है तो नॉन एंडोस्पर्मिक फीड सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। अगर एंडोस्पर्म मिल रहा है तो एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। अगर आपसे कहा जाए कि न्यूसेलस का कुछ पार्ट बचा रहेगा, न्यूसेलस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन अगर न्यूसेलस का कुछ पार्ट बचा रह जाता है सीड में, तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है पेरिस्पर्म। उसे हम क्या कह देते हैं? पेरिस्पर्म कह देते हैं। और ये चीजें हमें याद करने वाली। देखिए, नॉन एल्ब्यूमिनस और या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ये हमने आपको बता दिया। जब क्या नहीं मिलेगा? एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा सीड के अंदर। एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, जैसे कि आपको लेग्यूम्स में मिल जाते हैं, पल्सेस में मिल जाते हैं।
पी ग्राउंडनट इसमें भी देखने को मिलेगा। एल्ब्यूमिनस सीड जब एंडोस्पर्म बचा रहेगा, जैसे व्हीट, ग्रेन, बार्ले, कैस्टर में आपको देखने को मिलेगा एल्ब्यूमिनस सीड। अगर आप कहें ऑकेजनली, कभी कभी सीड्स के अंदर जैसे ब्लैक पेपर और बीट, ब्लैक पेपर और बीट में, इसमें अगर आप बात करें तो एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस का पार्ट जो है वो न्यूक्लियस का पार्ट भी बचा रहता है, और परसिस्टेंट न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। याद रखिएगा, रेसिड्यूअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म कहलाता है। अब सीड कितने दिन तक जिंदा रहता है और कब तक वो सोता रहता है? सोने वाले पीरियड को कहते हैं डॉर्मेंसी स्टेज। उसे क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी। ड्राई लीफ जो है 10 से 15% मॉइस्चर उसके अंदर होता है बाई मास, और वो तब तक डॉर्मेंट रहता है। एक्वेटिक द फेवरेबल कंडीशन जैसे ही अवेलेबल होगी, जैसे एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर, वो जर्मिनेट कर जाएगा। अगर बात करी जाए एज ओव्यूल मैच्योर सीड, तो ओवरी क्या बना देगी? फ्रूट। और फ्रूट जब बनाएगी तो ओवरी की वॉल को हम क्या कह देते हैं? पेरिकार्प कह देते हैं। अभी हमने आपको बताया ओवरी की वॉल क्या कहलाती है? पेरिकार्प कहलाती है। फ्रूट्स फ्लैशी हो सकते हैं। फ्रूट्स कैसे हो सकते हैं? फ्लैशी हो सकते हैं, जैसे गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया। लेकिन कुछ फ्रूट्स ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आप खाते भी हो। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, फ्लोरल पार्ट डिजेनरेट एंड फॉल ऑफ। आपको बता दिया कि सारे शेड ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन हाउएवर इन फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, इसमें क्या होता है? एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया और कैश्यू, इसमें क्या होता है? थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट फ्रूट फॉर्मेशन। ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी अगर फ्रूट फॉर्मेशन में काम कर रहा है तो ऐसे फ्रूट्स क्या कहलाते हैं? फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। ठीक। इन मोस्ट फ्रूट कैसे होते हैं? डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। अगर सिर्फ ओवरी से डेवलप होंगे तो ट्रू फ्रूट्स, ओवरी के साथ साथ अगर आपका थैलेमस भी पार्ट कर रहा है तो फॉल्स फ्रूट, और वो स्ट्रॉबेरी, कैश्यू और उसमें देखने को मिलेगा एप्पल में। ठीक। अगर आपको पता है कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट फॉर्मेशन हो जाए तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन जाता है तो ऐसे फ्रूट क्या कहलाते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। यानी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? पार्थेनोकार्पी हो गया। तो पार्थेनोकार्पी क्या होती है? इससे हम इंड्यूस कर सकते हैं अलग अलग तरीके के हार्मोन्स का यूज करके, जैसे जिब्रेलिन का अगर हम यूज कर देंगे तो ये प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनका अगर यूज करेंगे तो हम पार्थेनोकार्पी करा सकते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। जैसे आपको जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, जैसे बनाना एक इसका एग्जांपल है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का क्या एग्जांपल है? बनाना। अच्छा, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ एंजियोस्पर्म। सीड्स जो है वो एंजियोस्पर्म में कुछ एडवांटेज देते हैं, यानी कुछ फायदा देते हैं। वो क्या है? फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एंड सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। ठीक है। दूसरा, ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। स्पीशीज का कॉलोनाइजेशन भी करा देंगे। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड until they are capable to photosynthesize। फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करा देंगे। जब तक ये प्लांट जो है वो सीडलिंग में बदल गया है तो उसको फोटोसिंथेसिस के लिए खाना भी यही देंगे, कॉटलेडन्स देंगे। हार्ड सीड कोट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम टू यंग एम्ब्रियोज। ये यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी करेगा, इसके ऊपर जो सीड कोट होगा वो। बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वेरिएशन आएंगे, और वेरिएशन आएगा तो एवोल्यूशन होगा। ठीक। तो सीड्स इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। स्टोरेज करने के लिए अब सीड्स भी कई साल तक रह सकते हैं, जिंदा वायबल रह सकते हैं, कई 100 साल तक। जैसे अगर हम इनकी वायबिलिटी की बात करें, द ओल्डेस्ट ल्यूपिस आर्टिकस, ये क्या होता है? इसे हम आर्कटिक टुंड्रा से हमने निकाला था, ल्यूपिनस आर्टिकस को, और ल्यूपिन सीड है वो सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड 10,000 साल ऑफ डॉर्मेंसी। इसकी डॉर्मेंसी कितनी थी? 10,000 साल तक ये जिंदा है। ऐसे ही जो अभी रिसेंट में मिला है
कि 2000 साल पुराना सीड है डेट पाम का, फिनिक्स टेक्टाइलिफेरा, ठीक है, जिसे कहां डिस्कवर किया गया है? डेड सी के एक्सकेवेशन में, ठीक, किंग होराइड्स प्लेस नियर डेड सी, ठीक। और ये तो हो गया सीड के बारे में सारी बातें हमारी। एक टर्म आता है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पी, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, ठीक है। ग्रास वगैरह आती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे एस्ट्रेसी और ग्रासेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एपोमिक्सिस का। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seeds. अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कुछ स्पीशीज में ये एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना रिडक्शन डिवीजन के ये डेवलप हो जाता है एग डायरेक्ट एम्ब्रियो में, एग से ही एम्ब्रियो बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के। तब ये आपको क्या सिट्रस और मैंगो में देखने को मिलेगा। यानी जो एग है, एम्ब्रियो सैक था, उसका जो ये एग था, ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, पॉलिनेशन नहीं हुआ, ये डायरेक्ट बदल गया किसमें? सीड में, ठीक। ऐसे सीड क्या कहलाते हैं? एपोमिक्टिक सीड कहलाते हैं। अच्छा, ये तो ये यहाँ जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, और ये पूरा पार्ट जो ओव्यूल का होगा वो सीड में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हर सेल के अंदर ये भी एम्ब्रियो बदल जाए, ये भी एम्ब्रियो बदल जाए, ये भी एम्ब्रियो बदल जाए, कई एम्ब्रियो बन जाएंगे, यानी एक ही सीड के अंदर कई एम्ब्रियो आ जाएंगे, इस कंडीशन क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ये सिट्रस और मैंगो में देखने को आपको मिलेगी, पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस में देखने को मिलती है। सिट्रस में अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड रिफर्स पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हाइब्रिड वैरायटीज की भी बात करी गई कि हाइब्रिड वैरायटीज जो होती हैं उनसे जो सीड बनता है वो हम हाइब्रिड सीड भी तो बना रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक अच्छी वैरायटी का इधर से हमने प्लांट लिया, एक अच्छी वैरायटी का प्लांट एक तरफ लिया, और दूसरी तरफ भी हमने एक अच्छी वैरायटी का प्लांट लिया, और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा के हाइब्रिड वैरायटी बना ली, एक सीड बना लिया। लेकिन ये सीड जो होते हैं, इनसे आपने कहा ये प्लांट बना लिया इस सीड से, और इससे फिर से नया सीड आएगा, क्या उसे हम ग्रो कर सकते हैं? नहीं, आपको ये काम लगातार करते रहना पड़ेगा, ठीक। इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। चल आ जाते हैं। बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। हमने आपको बताया था कि आपने अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसा करा है, यूनिसेक्सुअल पेयर है, मोनोइशियस है, तो उसमें ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन जीटोनोगैमी नहीं होगी। लेकिन डाइशियस प्लांट जैसे कि पपाया हो गया, उसमें आपकी ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों प्रिवेंट हो जाती है। विंड पॉलिनेशन इज अकर इन, विंड पॉलिनेशन किसमें होता है? लिलीज में, वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस? ऑटोगैमस में अगर फ्लावर बंद ही रहेगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे तो ऑटोगैमस ही रहेगा। विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स आर, तो इसका आंसर क्लिस्टोगैमी होगा या चास्मोगैमी? क्लिस्टोगैमस होगा। आपने चास्मोगैमी, चास्मो नहीं, क्लिस्टोगैमस, सॉरी, यहाँ क्लिस्टोगैमस होगा। विंड पॉलिनेशन कैसे होगा? फ्लावर्स में बी वाला है, स्मॉल नहीं होंगे, लार्ज होंगे, प्रोड्यूसिंग एबंडेंट नेक्टर तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं होंगे। स्मॉल होंगे, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अगला फिफ्थ, Scutellum observes in a grain of wheat, maize, accompanied part of seed other than monocotyledon. C. एंडोस्पर्म, मोनोकॉट में एंडोस्पर्म भी तो मिलता है आपको, एल्यूरॉन लेयर भी होती है, एंडोस्पर्म डाइकॉट में भी मिल सकता है, ठीक है। इसका क्या होगा? C होगा। सी जाएगा। आंसर क्या है उसका? कहाँ लिखा कहाँ है सर? बेवकूफ चंद। तो स्कुटेलम क्या है? सीड का ही, अदर सीड में जो स्कुटेलम होता है वो सिंगल कॉटिलेडन को ही तो हम स्कुटेलम कहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर जाएगा ए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा क्या कहलाता है इसे? जीटोनोगैमी। एक दूसरे फ्लावर में जा रहा है, जीटोनोगैमी। जीनोगैमी कहेंगे ना सर, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में। अच्छा, सेम प्लांट है, देख लीजिए, अच्छा ऊपर से नीचे चला जाएगा। जीटोनोगैमी। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इज इन सिट्रस
एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, एपोमिक्सिस जो होती है सिट्रस में, अराइज फ्रॉम कहां से? सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स या डिप्लॉयड सेल्स या स्पोरोफिटिक टिश्यू ऑफ ओव्यूल। आंसर क्या जा रहा है इसका? बी जा रहा है। न्यूसेलस के जो बाकी पार्ट होते हैं, न्यूसेलस वाली जो सेल्स होती है उनसे बनता है, याद रखिएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म और कारंकल तीनों होंगे, क्या होगा? कैस्टर मिलता है, ठीक है। कॉटिलेडन्स एंड टेस्टा रिस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट इन। देखिए टेस्टा और टेक्मिन हमने आपको बताया था, ये सीड कोट के पार्ट होते हैं। कॉटिलेडन्स जो होता है वो उसमें होता है। किसमें आपको एक देखने को मिलेगा खाने वाला? कोकोनट में आप खाते हो? नहीं। एंडोस्पर्म खाते हो? ग्राउंड नट एंड पोमोग्रेनेट, डी होगा, डी सब। ठीक है। ग्राउंड नट एंड पोमोग्रेनेट उसमें खाने को मिलेगा ये आपको। What does the filiform apparatus do? Sir, last one होगा, it guides pollen tube from the cell. Filiform apparatus तो गाइड करता है ना pollen tube को, ठीक। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रिवेंट, ए होगा ना इसका? ऑटोगैमी करता है क्या? ए होगा ए। नहीं, एंट्री ऑफ pollen tube into synergid ऑटोगैमी prevents prevents entry। एक्सटेनोगैमी। It guides pollen tube from a synergid to egg। synergid से egg की तरफ थोड़ी करता है, नहीं नहीं, अरे हाँ, वो हेल्प करता है, वो एंट्री करने में होता है, ठीक है, ये सही है। so इसका भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रिवेंट Autogamy। ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी, अभी बताया आपको। नेक्स्ट, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म बताया था रेसिडुअल पार्ट है न्यूसेलस का, न्यूसेलस का रेसिडुअल पार्ट है। क्या है इसका आंसर? बी। ये डिप्लॉयड होता है और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है। मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक, तो ओव्यूल होता है, नहीं एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोरेंजियम एम्ब्रियो सैक के इक्विवेलेंट होगा। सीड कोट इज नॉट थिन, ओव्यूल होगा ना? क्या? कोकोनट, ग्राउंड, कोकोनट, ओव्यूल होगा सी 13 वाला। मेगास्पोरेंजियम हाँ। ओव्यूल के बराबर है, ठीक है भाई। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस, सीड कोट कोकोनट, कोकोनट वो हार्ड होता है ना सीड कोट, है ना। जी जी हाँ। कोकोनट। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, एश्योर्ड सीड सेट पॉलिनेशन होता है, नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। जेनेटिक वेरिएबिलिटी बी होगा। एक सही तो होंगे। सब भी होगा। नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर के ऊपर कोई डिपेंडेंस अपने आप ही हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। बंद है इधर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए? स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, एंडोथीसियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, डी कैपिटल वाला होगा। हां 17 का इसमें है नहीं, 17 का तो दिया ही नहीं, पर 17 के मेरे साथ सी होगा। सर सी होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं क्या? नहीं, नहीं, डिप्लॉइड होते हैं। सी होगा। एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर, नहीं। नहीं। टैपिटम nourishes the development सही of है, pollen सही grain, है, सही। और The variability of seed is tested by, ये तो नहीं था। variability किससे होगी? Try वायबिलिटी किससे होती है? सी। सी वाला जाएगा जहाँ तक। सी। ये कहाँ से देखा? ये तो पढ़ोगा। ये कहाँ पढ़ा है? कहाँ है? अरे यहाँ है, नहीं, तुक्का मारा। उसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या किया? सी किया। अगला क्वेश्चन, सर इसका बी होगा। which one of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्लिस्टोगैमस से हमेशा कैसे रहते हैं? ऑटोगैमस ही रहता है। क्लिस्टोगैमस प्लांट हमेशा बंद रहेंगे तो उसमें ऑटोगैमस ही रहेंगे, ठीक है। अगला, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, कैसे होंगे? अरे मियोसिस तो होती है, 1 से 4 बनते हैं। मियोसिस नहीं होती है, मियोटिक डिवीजन। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर जब बनेंगे।
Biotic तो बोला था सर। एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन मलबरी एनिमल वेक्टर, ठीक है। मलबरी मलबरी में होगा, हाँ। इसमें तो हवा होगी, हाँ, इसमें पानी होगा, इसमें भी तो हवा ही होगी वेल्सन एरिया में। इसमें इंसेक्ट। हाँ वो पानी होती है। वो तो फ्लावर हेडलाइन। हाँ समझ गया, याद आ गया मुझे। एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन। देखिए जरा इसका आंसर क्या आ जा रहा है, मलबरी के कुकम्बर। मलबरी में भी नहीं होगा, कुकम्बर में होना चाहिए। क्या है बताओ ना। देखो जरा, नहीं है। आंसर नहीं दिया। कुकम्बर में बीज के थ्रू होता है, ठीक है। सर इसका ए होगा। इसमें क्या होगा, अगला वाला करेक्ट स्टेटमेंट, ए नहीं, स्पोरोपोलिन की वजह से ही तो होता है। कैन सर, विद D स्टैंड होगा, हाई D। टेम्परेचर बट सर, नॉट, D होगा। ये भी गलत है। हाई टेम्परेचर और दोनों को हाँ। कर लेता है हाँ, D ना, होगा। ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं? सर इसमें एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म। हाँ। एंडोस्पर्म। अगला एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस? बताइए। नॉट बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। सोमैटिक एम्ब्रियोज जो है, देखिए सोमैटिक एम्ब्रियोजेनी यानी सोमैटिक सेल्स से हम एम्ब्रियो बनाएंगे, तो वो क्या है, सोमैटिक एम्ब्रियोज कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर। आगे आइए, आइडेंटिफाई करना है एबीसीडी, ये तो कर ही लेंगे, हाँ, सर, कर अब इससे ज्यादा नहीं हम बताएंगे। 27 का ये भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, एबीसीडी। एनसीईआरटी नहीं नहीं मत बताइए, एनसीईआरटी बेस्ड है, हाँ ये भी कर लेंगे। ये भी आइडेंटिफाई करना है, एनसीईआरटी बेस्ड है, सब आपको करना है। कमेंट सेक्शन में आपको सारे आंसर डालना है इसके, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए हार्ट शेप में आपको ये मिल रहा है, ये क्या है, सस्पेंसर है, हाँ। कॉटलेडन हो गया, प्लूम्यूल और रेडिकल हो गया। ये भी आपको एनसीईआरटी का डायग्राम है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सारे के सारे। अब यहाँ आइए, जूफिली किसमें होता है? जूफिली हो गया एनिमल्स के थ्रू जूफिली। सर इसका सी होगा। ऑर्निथोफिली किसके थ्रू होता है? बर्ड्स। बर्ड्स के थ्रू होता है, बर्ड्स birds। बर्ड्स के लिए होता है। बर्ड्स के लिए होता सर है। इसका सी होगा। अरे करने तो दो यार। ये वाला इधर हो गया, ये इधर चला गया। एंटोमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू हो गया, और चिनोप्टेरोफिली जो हो गया वो बैट्स के थ्रू होता है, ठीक। मैच द कॉलम, ओवरी, ओव्यूल, वॉलनट और ये सारी चीजें आपको ड्राई, ये सब आपको करना है। बताइए जल्दी से, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो फ्रेश फ्रूट, ओवरी फ्रेश फ्रूट फ्रेश और ओवरी जो होती है, ड्राई फ्रूट ए हो गया। फ्रूट होता है, ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट ड्राई फ्रूट फ्रूट बन ए हो गया, जाएगा। फ्रेश फ्रूट हो गया। सही से फ्रूट बनेगा। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। टी का फर्स्ट है। बॉल ऑफ ओवरी। फ्लैशी फ्रूट्स जो होते हैं वो आपके हो गए गुआवा,